हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के नाम का ही मतलब देखा कि हमने कहा कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न इसका मतलब क्या होता है। तो हमने कहा कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। सबसे पहले तो हमने यही बात की, क्योंकि कुछ लोग यही सोचते हैं कि बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेल डिवीज़न जो है वो पूरी सेल साइकिल का एक पार्ट होता है। एक कह सकते हैं कि एक पॉइंट आता है सेल साइकिल में जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होती है। अब अगर आपको ये सब डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले वाली वीडियो प्रेफर कीजिए, ठीक है। और तो फिर हमने शुरू किया सेल साइकिल के बारे में। हमने कहा कि एक सेल को दो सेल में डिवाइड होने के लिए जो भी पूरी जिस चीज़ से गो थ्रू होना पड़ता है उस पूरे को हम सेल साइकिल कहते हैं। और फिर हमने कहा कि सेल साइकिल में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमने कहा कि सेल साइकिल बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में आता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होता है तैयारी, कि मतलब एक सेल को डिवाइड होना है उसके लिए पहले वो अपने आप को तैयार करेगा वो सेल, कि मतलब अगर वो एक सेल को दो सेल में टूटना है तो वो दोनों सेल के लिए अपना जेनेटिक मटेरियल, अपनी ऑर्गन लीज सब कुछ डबल करेगा, ठीक है। उसके बाद जाके वो दो सेल में डिवाइड होता है। इस सब को डिटेल में पढ़ाया हुआ है। सो अगर समझ नहीं आ रही है चीज़ें तो आप पहले वाली वीडियो देखें। तो फिर हमने कहा कि इंटरफेस में क्या होगा, तैयारी होएगी। वो एक प्रिपरेटरी फेज़ होता है और वो पूरी सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज़ होता है। फिर इसके बाद में हमने कहा कि अब एक्चुअल सेल डिवीज़न जहाँ पे होगी उसको हम कहेंगे एम फेज़, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि एम फेज़ एक कॉम्प्लेक्स फेज़ है। उसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज वगैरह का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। ये सब क्या है इसको हम पढ़ेंगे। तो फिर ये सब हमने पढ़ा। फिर हमने इंटरफेस में भी जो स्टेजेस आती हैं उनके बारे में पढ़ा। पहले आई G1 फेज़, पहले G1 फेज़ आता है, फिर S फेज़ आता है, फिर G2 फेज़ आता है। फिर हमने एक G0 फेज़ के बारे में भी पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें हो गई थी, यानी कि अभी तक हमने पूरा इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है, एक्चुअल सेल डिवीज़न, यानी कि M फेज़, ठीक है। एम फेज़ में हम पहले पढ़ेंगे माइटोसिस। इतना तो सबको पता होगा कि माइटोसिस होती है एक चीज़ और दूसरी मियोसिस होती है। तो आज हम करने वाले हैं माइटोसिस। जो माइटोसिस है या कह सकते हैं एम फेज़ जो है, सबसे पहले एम फेज़ की बात करते हैं। हम कहते हैं कि जो एम फेज़ है उसके अंदर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला होगा हमारा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होगा हमारा साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। ये चीज़ हम पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं जब हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हमने कहा था कि जो हमारा न्यूक्लियस है, हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हमने उन्हें किस बेसिस पे डिवाइड किया था, यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके पास में, या कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके पास में ट्रू न्यूक्लियस होता है। तो मैंने वहाँ भी बताया था और यहाँ अभी भी बताया था इस चैप्टर में भी कि कैरियोन या कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस, तो यहाँ पे हम क्या, काइनेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन या कह सकते हैं डिवीजन, ठीक है। और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो हम कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस की डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और तो हमने कहा कि एम फेज़ में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, दो चीज़ें आती हैं। पहले आते हैं कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न, और दूसरी आती है साइटोकाइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब वही डिवीजन। तो हम कहते हैं कि साइटोकाइनेसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो अब हम कैरियोकाइनेसिस को पढ़ना शुरू करते हैं। कैरियोकाइनेसिस में हम पढ़ेंगे माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस क्या होता है, मैं थोड़ा उसके बारे में बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। देखिए, माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब जितने कह सकते हैं जितने ऑर्गेनेलीज, जितने क्रोमोसोम्स या मतलब डीएनए जो भी सब था, जो मदर सेल में होगा या कह सकते हैं जो पेरेंटल सेल में होगा वही डॉटर सेल्स में होगा। मैं एक वैसे थोड़ा सा क्विक आपको ओवरव्यू दे के बताती हूँ। यहीं पे हम कह रहे हैं कि हमारा एक पेरेंटल सेल है, ये 2n है।
2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। अभी हम आगे ये टर्म्स यूज़ भी करेंगे, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, तो आप यहीं पर समझें। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। अब हम कह रहे हैं जब ये माइटोसिस करेगा तो ये टूट जाएगा 2 डॉटर सेल्स में। और हाँ, इस चीज़ को भी समझिएगा, माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है। अब ये भी क्या होगा, ये 2n और ये 2n ही बनेगा। 2n से एक पेरेंटल सेल से 2 सेल्स बन गए, और ये डिप्लॉइड था यानी कि 2n था, और ये भी 2n ही होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। वहीं पे जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि इस 2n से n बनेगा और वो 4 सेल्स बनते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा मैंने रिलेट करवाया है कि माइटोसिस मियोसिस से कैसा लगा, ये डिफरेंस तो हम बाद में करेंगे जब हम दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद। तो अब हम माइटोसिस स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा कि मतलब बताया कि माइटोसिस जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनेलीज, जितना भी जेनेटिक मटेरियल या कह सकते हैं कंटेंट ऑफ डीएनए जो मदर सेल में है या पेरेंटल सेल में है, वही डॉटर सेल्स में होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जो हमारा माइटोसिस है उसके कुछ फेजेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा प्रोफेज, फिर आएगा हमारा मेटाफेज, फिर आता है हमारा एनाफेज, और फिर आता है हमारा टीलोफेज। तो अब हम इन फेजेस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज थोड़ा सा, प्रो का मतलब हम समझ सकते हैं, लाइक कहते हैं प्री और प्रो को आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज़ आता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली प्रोफेज और दूसरा होता है हमारा लेट प्रोफेज जिसे हम कहते हैं। तो हम कहते हैं कि अर्ली प्रोफेज में क्या होगा। अब ये सब बातें हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए अपना सारा जेनेटिक मटेरियल डबल करना होगा, कैसे कैसे। और हमने ये भी बात कर ली थी कि डीएनए कहाँ पे डबल होता है, ऑर्गेनेलीज कहाँ पे डबल होती हैं, और सेंट्रियोल कहाँ पे डबल होती है। तो मैं बता रही हूँ, ये हमने सब पढ़ लिया है कि कौन सी ऑर्गेनेली कहाँ पे डुप्लीकेट होती है, कौन से फेज़ में डुप्लीकेट होती है। और ये भी पढ़ लिया है कि डुप्लीकेट होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। तो अब हम कहते हैं कि प्रोफेज भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, ठीक है। तो अब हम पहले के पढ़ रहे हैं अर्ली प्रोफेज। हम कहते हैं कि अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, देखिए जो हमारा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के बारे में सबको पता है, क्रोमोसोम कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। और क्रोमोसोम ऐसे भी दिख सकता है, क्रोमोसोम इस तरीके का भी दिख सकता है। हम ये नहीं कहेंगे, देखिए एक मैं डिफरेंस बता रही हूँ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। इसको भी हम एक क्रोमोसोम कहेंगे और इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम कहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, नहीं, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। अब हम ये कैसे बताते हैं कि क्रोमोसोम कितने हैं। इन दोनों में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, मैंने डार्क से एक स्टेन सा बनाया है। देखिए ये जो हमारा बीच में है ना, ये स्टेन, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ये क्या करता है, ये इनको जोड़ के रखता है, ठीक है। और देखिए मैं बता देती हूँ एक बारी, ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है। अब हम ये कैसे बताएंगे, अगर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए, बहुत कन्फ्यूज़न हो, तो हम कैसे बताएंगे। जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। जितने सेंट्रोमियर होंगे ना, यानी कि ये जो बीच वाला, ये जो डार्कली स्टेन्ड पार्ट है, इसको हम सेंट्रोमियर कह रहे हैं। तो जितने सेंट्रोमियर्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। यहाँ पे कितने सेंट्रोमियर है, एक है, यहाँ पे भी एक ही सेंट्रोमियर है। वहीं पे अगर 2 सेंट्रोमियर होते तो हम कह देते कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये इनके पास में एक एक ही सेंट्रोमियर है, तो दोनों ही एक क्रोमोसोम है। और ये जो हमने बनाया है, इसमें क्या है, इसमें ये जो एक चीज़ है ना, ये इस वाले क्रोमोसोम में ये जो एक आर्म है, कह सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ऐसे, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, इनको हम क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। इनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 2 क्रोमेटिड्स अटैच हैं या जॉइंट हैं एक सेंट्रोमियर पे,
ठीक है। तो ये इसको हम, ये जो हम सोचते हैं ना कि ये दोनों इन्हें हम क्रोमैटिड कहते हैं, क्रोमैटिड्स। और हम लोग सोचते हैं कि ये क्रोमोसोम है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं है, 2 क्रोमैटिड्स हैं लेकिन क्रोमोसोम एक ही है, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारा क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम हमारा ऐसे नहीं दिखता हमें, मतलब इस फॉर्म में प्रोफेस के टाइम पे। पहले हमें जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो ऐसे धागे की तरह दिखता है, धागा सा दिखता है, ठीक है। इस धागे की तरह दिखेगा और इस धागे को हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। तो इस धागे को हम कहते हैं क्रोमैटिन। तो हम कहते हैं कि प्रोफेस के टाइम पे हमें क्रोमोसोम नहीं दिखता, हमें क्रोमैटिन दिखता है, यानी कि धागा सा। तो हम क्या करते हैं, अब मतलब प्रोफेस में क्या करते हैं, हम इस धागे को कंडेंस करना चालू करते हैं, कॉम्पैक्ट करना चालू करते हैं, जिससे कि ये जो धागा है ये अपनी फॉर्म में आ जाए, यानी कि अब क्रोमोसोम की तरह दिखने लग जाए। या हम कह सकते हैं सिंपल वे में कि हम क्रोमैटिन को कंपोज करके, क्रोमैटिन को कॉम्पैक्ट करके हम क्रोमोसोम बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अर्ली प्रोफेज में क्या होगा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कंडेंसेशन का मतलब वही, इसको हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, और जो चीज़ मैंने अभी बताई कि इस क्रोमैटिन को हम क्रोमोसोम में बदल रहे हैं, ठीक है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में जो हमारे क्रोमोसोम के एंड होते हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, और इस स्टेज को हम कहते हैं स्पाइराइम स्टेज, ठीक है। अब हम कहते हैं, हमने जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसमें एक चीज़ पढ़ी थी, सेंट्रियोल पढ़ा था हमने। तो हम कहते हैं हमारे पास में सेंट्रोसोम भी पढ़े थे हमने, सेंट्रियोल भी पढ़े थे। तो हम कहते हैं जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेस को मिला के हम कहते हैं एस्टर। सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेस को मिला के हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। और हम कहते हैं एक सेल के अंदर 2 एस्टर्स होते हैं, ठीक है, और इसी को ही हम कहते हैं माइटोटिक एपेटस, ठीक है। ये तो हो गया था अर्ली प्रोफेज के बारे में। अब हम कहते हैं लेट प्रोफेज, यानी कि लेट प्रोफेज कुछ नहीं है। लेट प्रोफेज का मतलब प्रोफेज के एंड में क्या होता है, प्रोफेज के एंड में क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं। यानी कि अगर ये हमारा सेल है तो यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रियोल यहाँ चला गया, एक सेंट्रियोल यहाँ चला गया। अब आप कहोगे ये क्या बनाया है ये साइडों में, ये जो है ये एस्ट्रल रेज निकल रही है, ठीक है। ये एस्ट्रल रेज निकल रही है कहाँ से, सेंट्रियोल से। तो सेंट्रियोल, दोनों जो सेंट्रियोल थे वो ऐसे ऑपोजिट पोल्स पे चले गए। सेंट्रोसोम के बारे में तो पता है ना, सेल चैप्टर में पढ़ा है। सेल चैप्टर में हमने कहा था कि एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, और ये जो दोनों सेंट्रियोल्स होती हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं, मतलब लाइक इस तरीके से होती हैं। ये अगर मैं कहूँ एक है तो ये दूसरी ऐसे होगी, परपेंडिकुलर बना रही होगी, ठीक है। परपेंडिकुलर होंगी एक दूसरे पे, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप सेल वाला चैप्टर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम कह रहे हैं कि मैं माइटोटिक एपेटस बता रही हूँ पहले। हम कहते हैं कि एस्टर, जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम और एस्ट्रल रेस को मिला के हम कहते हैं एस्टर, ठीक है। और अब हम कह रहे हैं कि हमें ये पता है सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होती हैं, तो ये जो दोनों सेंट्रियोल्स हैं ये अपोजिट पोल्स पे चली जाती हैं, और एस्ट्रल रेज हैं ये जो निकल रही हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर भी यहीं पे होता है, यानी कि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं ये हम अभी नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे, जो मेटाफेज स्टेज आएगी उसमें। हम कहते हैं कि हमने कहा कि जो हमारी अर्ली प्रोफेज वाली स्टेज थी, अर्ली प्रोफेज पे क्या हुआ था, कंडेंसेशन था जो क्रोमोसोम का वो शुरू हुआ था, लेकिन लेट प्रोफेज में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर कर रही होती है वो गायब हो जाती है। गोल्जी ईआर और न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाते हैं। तो हमने क्या कहा कि लेट प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है, लेट प्रोफेज में सेंट्रियोल्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, स्पिंडल फाइबर भी बन रहे हैं, और साथ ही साथ में जो हमारा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो रहा है, और जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ईआर है, गोल्जी है, न्यूक्लियोलस है, ये सब गायब हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया हो। अब नेक्स्ट जो है वो हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट स्टेजेस जो हैं हम अगली वीडियो में करेंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, and if you can then please share the video with your friends. Also subscribe my YouTube channel, and if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my handwritten notes. Thank you again.